ठीक है, तो हम शेड्यूल 1 कर रहे हैं। शेड्यूल 1 की दूसरी एक्टिविटी के अंदर एक पॉइंट और है जो आपको ऐड करना है, वो ये है कि गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब FY क्या है? फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को मोर देन 50,000 से ज़्यादा कोई गिफ्ट दिया है, तो उस केस पे भी सप्लाई माना जाएगा और GST एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी ना रिलेटेड पर्सन के अंदर आ जाते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन होते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं कर सकता? अभी एक बात बताओ, क्या एम्प्लॉयर क्या अपने एम्प्लॉय के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं? उसके पास पावर है। आजकल होता ही है, आप देखो कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या होता है, या किसी भी कहीं पे भी ऑफिस में देखो, आप किसी की कहीं जॉब आप करोगे ना कल को, तो आपको पता लगेगा कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपने एम्प्लॉय को। चाहे एम्प्लॉय का मन हो ना हो, लेकिन वो उसको फोर्स जरूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉय इज वर्किंग अंडर हिम, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको लॉ की लैंग्वेज, लॉ में ना इसको रिलेटेड पर्सन इन दोनों को भी बोला जाता है। तो ये बोला है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 से ज़्यादा का पूरे साल में, ठीक है, तो GST एप्लीकेबल हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये 50,000 रुपये वन टाइम का है या 50,000 रुपये टोटल है? ये 50,000 टोटल है, टोटल वन टाइम नहीं है, टोटल। अगर मान लो वो 10-10 हज़ार रुपये का भी दे रहा है, जैसे महीने में, जैसे अप्रैल मंथ में 10,000 का गिफ्ट दिया, अप्रैल मई में 10,000, जून 10,000, जुलाई 10,000, ऐसे 10-10 हज़ार करते हुए, है ना। अगर इंडिविजुअल देखोगे तो 10-10 हज़ार है, बट अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो 1,20,000 बन जाएगा। तो क्या वो 50,000 से ज़्यादा है? यस, 50,000 से ज़्यादा है, तो उस पर एम्प्लॉयर को GST लगाना पड़ जाएगा और गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा उसको। बात समझ आ रही है? अब वो टैक्स किसकी जेब से जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं। वो टैक्स चाहे वो एम्प्लॉय भरे, एम्प्लॉयर भरे। वैसे अगर आप पूछो किसकी ड्यूटी है, ड्यूटी तो एम्प्लॉयर की है, ड्यूटी तो एम्प्लॉयर की है कि एम्प्लॉयर भैया टैक्स। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में वहाँ के एम्प्लॉयर ने आपके वर्क से खुश होके आपको एक क्या कहते हैं, एक क्या दिया पता नहीं, मोर देन 50,000, मान लो आईफोन दे दिया आपको, आईफोन गिफ्ट किया, ठीक है। अब आईफोन की वैल्यू ऑब्वियसली मोर देन 50,000 है, तो 50,000 का गिफ्ट किया, तो अब उस पर GST लगा के, उसके ऊपर GST कैलकुलेट करके एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब ये आपको उसमें नहीं पढ़ना कि भैया ये कौन देगा, एम्प्लॉय दे रहा होगा या एम्प्लॉयर की जेब से जाएगा या एम्प्लॉय की जेब से जाएगा, बट गवर्नमेंट को तो भैया GST चाहिए, ठीक है। और वो किससे मांगेगी? एम्प्लॉयर से मांगेगी। एम्प्लॉयर क्योंकि सप्लायर है, यहाँ पे एम्प्लॉयर सप्लायर है, तो इसलिए एम्प्लॉयर ही देगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे एक ना अच्छा डेफिनेशन दे रखी है यार, नोट्स, ये देखो नोट्स यार, इतने बढ़िया नोट्स हैं। यहाँ पे देखो डेफिनेशन, एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जैसे डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर हो गए किसी एक बिजनेस के, एक ही बिजनेस के जितने भी डायरेक्टर है वो आपस में रिलेटेड पर्सन होंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी मैंने अभी बताया आपको, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई तो होते ही हैं, फैमिली मेंबर भी होते हैं रिलेटेड पर्सन, पार्टनर भी होते हैं जो पार्टनर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं, होल्ड्स 25% शेयर ऑफ बोथ द पर्सन, मतलब लाइक ये वही हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाली बात आ गई, होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाली बात आ गई। और बस ये मेन चीज़ें आप पढ़ लोगे, सारे पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट पढ़ लोगे, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला, नोबडी विल आस्क यू कि हु इज़ रिलेटेड पर्सन, बट हाँ कि आपको कम से कम 4-5 लोग पता होना चाहिए कि कौन से रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये पोर्शन भी हमारा कवर हो गया। अब मुझे आपको जो ये हमारी 2 एक्टिविटी कवर हो चुकी हैं, अब हमें नेक्स्ट 2 एक्टिविटीज़ आपको करवानी है, एक तो पैरा 3 और पैरा 4। क्या सर हमें ये पैरा 3 और पैरा 4 ऐसे याद रखना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पैरा 3 और पैरा 4 याद रखने की। बस आप इतना याद करो कि शेड्यूल 1 के अंदर 4 एक्टिविटीज़ होती हैं, और 4 एक्टिविटीज़ में से हमने 2 एक्टिविटी कर ली है, अब हम 3rd एक्टिविटी करने जा रहे हैं और 4th एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसको याद करने का मैं एक तरीका भी बताऊंगा आपको।
इसको याद करने का, ये छोड़ो। अब पैरा 3 पे हम फोकस करते हैं कि पैरा 3 क्या बोल रहा है। अभी एक बार पढ़ लो, जब तक पढ़ो मैं वन नोट ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप एक बार पढ़ लो, आपको क्या समझ में आ रहा है कुछ। थर्ड एक्टिविटी में वो ये बोलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम शेड्यूल 1 कर रहे हैं और उसकी कर रहे हैं थर्ड एक्टिविटी। अब इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर अब पार्टी कौन सी है यहाँ पे एक प्रिंसिपल, एक है प्रिंसिपल, ठीक है, और जो द नेक्स्ट पार्टी इज यहाँ पे है एजेंट, ठीक है। प्रिंसिपल, वन इज प्रिंसिपल एंड वन इज एजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट में फर्क क्या है। एजेंट तो आपको पता ही होगा एजेंट क्या होता है, मुझे बताओ क्या एजेंट पता है आपको, आप सबको पता होगा यार। एजेंट कौन होता है, एजेंट होता है जो किसी के बिहाफ पे काम करता है, किसी के बिहाफ पे काम करता है, उसे एजेंट कहते हैं। जैसे कि आपने LIC एजेंट देखे होंगे, वो LIC एजेंट किसके बिहाफ पे काम करते हैं, वो LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे LIC एजेंट देखे होंगे, बट एजेंट तो आपको पता लग गया कि एजेंट कौन होते हैं, जो किसी के बिहाफ पे काम करते हैं। प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल होता है जिसके बिहाफ पे वो एजेंट काम कर रहा है, यानी जिसके लिए वो एजेंट काम कर रहा है, उसे ही, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल एजेंट। तो आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये विदाउट कंसिडरेशन ही बात हो रही है अभी तक, सारी चीजें विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को या फिर एजेंट अपने प्रिंसिपल को, दोनों वाइस वर्सा लिखा हुआ है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या करता है, क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं है, ध्यान रखना सर्विसेज की बात नहीं है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स डिलीवर कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज नहीं, मैं सर्विसेज को लिख कर मैं काट रहा हूं, लिख के इसलिए मैंने काटा है क्योंकि आपको ध्यान रहेगा, सर्विसेज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई गुड सप्लाई करता है और एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड सप्लाई करता है, फ्री में भी कर रहे होंगे, क्योंकि शेड्यूल 1 की बात हो रही है, तो शेड्यूल 1 तो फ्री में ही बात हो रही है, तो फ्री में अगर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका GST एप्लीकेबल हो जाएगा। सर अगर फ्री में नहीं कर रहे होंगे तो फिर तो सेक्शन 71A लग गया ना, फिर तो सेक्शन 71A लग गया, जिसमें तो क्या कहते हैं, जिसमें डायरेक्टली आपका क्या लगेगा, GST तो लगना ही है, उसमें कंसिडरेशन की बात आ जाएगी। बट यहाँ पे हम शेड्यूल 1 कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपका लगेगा। बोलो समझ में आया, इसमें कोई एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल चाहिए बोलो, वैसे तो ईजी था, हर चीज़ में एग्जाम्पल ही मांगोगे क्या। तो सुनो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि मैं टाटा मोटर्स की बात करता हूँ। आपको एक बात बताऊँ, आपने जो आपने अपने घर के आसपास आपने ना टाटा के वो देखे होंगे, शोरूम देखे होंगे, टाटा के शोरूम, टाटा मोटर्स के शोरूम देखे होंगे, है ना, ऑब्वियसली देखे ही होंगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो टाटा कंपनी है, क्या वो टाटा कंपनी है, या वो डीलर है, या वो एजेंट है, क्या वो टाटा कंपनी ही है या वो एजेंट है। मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। और एक है आपका टाटा के जो शोरूम देखे होंगे आपने, शोरूम्स देखे होंगे। अब कुछ लोगों को अभी तक ये लग रहा होगा कि ये जो टाटा मोटर्स के जो शोरूम है ना, वो टाटा कंपनी खुद है। नहीं, टाटा कंपनी नहीं होती वो, टाटा मोटर्स लिमिटेड के तो प्लांट होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब ये हो सकता है कि आपका हरियाणा में होगा, किसी बैकवर्ड एरिया में होंगे, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टाटा मोटर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये टाटा मोटर खुद कैसे बेच सकते हैं, खुद तो बेच नहीं सकते ना, क्योंकि इनका प्लांट लगा हुआ है हरियाणा में, हरियाणा में भी बावल की साइड, मानेसर, है ना। अब वहां पे अगर किसी को कार लेनी होगी, मान लो अगर टाटा की कोई कार लेनी है ना, मान लो, है ना, तो आप कहाँ जाओगे, क्या आप मानेसर खरीदने जाओगे, नहीं, आप कहाँ जाओगे, आप किसी डीलर के पास जाओगे।
और उस वो डीलर क्या बड़े बड़े होर्डिंग लगा के रखता है टाटा की, है ना। तो इसका इट डजंट मीन कि वो टाटा कंपनी है, वो डीलर है एक, वो एजेंट है। वो क्या करता है, तो टाटा मोटर क्या करते होंगे आप खुद सोचो। टाटा मोटर, अब ये टाटा शोरूम जो है वो एक डीलर है, ये एजेंट है, ही इज अ एजेंट, ठीक है, वो ये है एजेंट, और टाटा मोटर्स क्या है, प्रिंसिपल। अब आपको एक बात बताओ, कोई न्यू कार आई, जैसे अभी कौन सी टाटा की लॉन्च हुई है, टाटा सफारी, एक न्यू जो अभी लॉन्च हुई है टाटा सफारी, जो न्यू मॉडल उसका लॉन्च हुआ है ना, और एक एल्ट्रोज भी टाटा की लॉन्च हुई है। तो क्या जो डीलर है वो ये नहीं बोलेगा कि यार एक काम करो ना, कि टाटा को बोलेगा, टाटा कंपनी को बोलेगा कि एक काम करो ना, एक सैंपल कार तो भिजवा दो, ताकि लोग जब तक टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे, है ना, टेस्ट ड्राइव वगैरह नहीं करेंगे, तब तक वो लेंगे कैसे, लोगों को टेस्ट ड्राइव करनी होती है। तो टाटा मोटर ने क्या किया, वो कार थी, 2-3 कार्स थी अलग अलग, जैसे टाटा सफारी हो गया, टाटा अल्ट्रोज हो गया, उसको हर एक डीलर के पास डिलीवर करवा दिया। तो पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि वो सेल तो अभी नहीं हुई ना, जब सेल होगी तो बात अलग है, बट अभी सेल तो नहीं हुई ना। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप डिलीवर भी कर रहे हो ना, आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स की एजेंट को, तो भी हम क्या बोलेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि आपने सप्लाई कर दिया है और हम इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। बोलो समझ में आया? सर ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, मतलब इतना सख्त रूल। देखो गवर्नमेंट यहाँ पे ना टैक्स की चोरी को बचा रही है। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बहुत सारे लोग क्या ऐसे नहीं हो सकते, जैसे मान लो मैं एक सेलर हूँ और आप बायर हो, और हम दोनों ने सेटिंग कर ली है कि यार एक काम कर, तू ना झूठा मेरा एजेंट बन जा, और मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मैंने तो तेरे को ट्रांसफर किया है। क्या ऐसा लोग कर नहीं सकते? ऐसा लोग कर रहे थे, कर नहीं सकते, कर रहे थे लोग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आपने चाहे फ्री में भी अपने एजेंट को कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करने लग गए थे, वो प्रिंसिपल बन जाते थे और एजेंट बन जाते थे और गुड्स को सप्लाई कर देते, बट एक्चुअल में वो सेलर और बायर थे, तो जीएसटी से भी बच जाते थे वो। बट गवर्नमेंट ने इसको वो क्या कहते हैं कंसीडर कर लिया, और गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल कर दिया। बात समझ में आई? लेस देन 1 मिनट बचा है, बीच में क्लास ओवर हो जाएगी, और मेरे जब लैपटॉप में बैटरी भी नहीं है, मुझे 1 मिनट दो, लैपटॉप की वो भी लेके आता हूँ चार्जर और लगाता हूँ, फिर अटेंडेंस लेते हैं। ये समझ में आया नहीं आया मेरे को ये भी बताओ आप। फोर्थ एक्टिविटी इज इंपोर्टेड सर्विसेज, और जो हमने सेक्शन 7(1)(b) में भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले मैं सेक्शन 7(1)(b) लिख लेता हूँ फटाफट, और फिर उसके बाद में इसका कंपैरिजन करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। तो फटाफट आओ। हमारे पास सिर्फ 3 और 4 मिनट है। देखो सेक्शन 7(1)(b) क्या बोल रहा था, उसकी क्या कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी, वो बोल रहा था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए।
अब मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सप्लेन नहीं कर रहा भैया कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होता है, वो मैं कर चुका हूँ। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज सेकेंड कंडीशन थी विद कंसिडरेशन होना चाहिए। कोई बता सकता है कि यहां पे क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा? कोई बता सकता है? आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि यहां पे क्या डिफरेंस होगा। और यहां पे थर्ड कंडीशन थी कि वेदर और नॉट बिजनेस इन कोर्स, वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स की स्पेलिंग सही है ना? इन कोर्स ऑफ बिजनेस, स्पेलिंग देख लेना यार। ठीक है, राइट। ये था सेक्शन 7(1)(b), ये कंडीशन थी। अब इसी के सामने बिल्कुल मैं आपको कंपैरिजन कराते हुए मैं लिख रहा हूं शेड्यूल 1 की फोर्थ एक्टिविटी की एक्टिविटी फोर्थ, शेड्यूल 1 की फोर्थ एक्टिविटी। क्या सर हमें ये ऐसे याद रखना है कि ये फोर्थ एक्टिविटी है? नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी फर्स्ट देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इसकी फर्स्ट कंडीशन इसकी भी यही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए। इसकी भी फर्स्ट कंडीशन ये है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सेम ही है। सेकंड कंडीशन क्या है? विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 के अंदर तो विद कंसिडरेशन है ही नहीं। तो पहला डिफरेंस मिला आपको, फर्स्ट डिफरेंस आपको मिल गया कि विदाउट कंसिडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी फ्री में कर रहे हो, फ्री में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हो, फ्री में। उसके बाद यहाँ पे था सेक्शन 7(1)(b) में था कि बिजनेस हो या ना हो चलेगा, हो या ना हो चलेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, यहाँ पे होना ही चाहिए, होना ही चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे फर्दरेंस भी लिख लेना, फर्दरेंस मैं नहीं लिख रहा यार, टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। इन कोर्स, और फिर लिख लेता हूँ यार, ये लो, और फर्दरेंस, या छोड़ो, इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपको डिफरेंस मिला, डिफरेंस मिले आपको। सेकंड, एक तो सेकंड पॉइंट में डिफरेंस है, वहां पे विद कंसिडरेशन था, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, यानी फ्री में। वहां पे था कि बिजनेस हो या ना हो दोनों चलेगा, यहाँ पे था कि बिजनेस होना ही चाहिए। किसका? मेरा बिजनेस, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है, उसका बिजनेस होना ही चाहिए, यानी उसने अपने बिजनेस के लिए मंगवाया होना चाहिए, इंपोर्ट किया होना चाहिए, घर के लिए नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, क्या एक और फोर्थ पॉइंट भी है क्या? हाँ, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है रिलेटेड पर्सन। अरे सर रिलेटेड पर्सन दोबारा? हाँ, रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन। यहां पे क्या, यहां पे कोई कंडीशन थी ऐसी? मुझे बताओ, क्या इधर सेक्शन 7(1)(b) में क्या ऐसी कोई कंडीशन थी? यहां पे कोई कंडीशन थी नहीं, फोर्थ पॉइंट, कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं कि रिलेटेड हो या ना हो, यानी यहां पे कोई भी हो सकता था। यहां पे तो कोई भी हो सकता है सेक्शन 7(1)(b) में, चाहे अपने रिश्तेदारों से कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई सेक्शन 7(1)(b) में तो कोई भी हो सकता है। शेड्यूल 1 के अंदर ना, शेड्यूल 1 के अंदर सिर्फ रिलेटेड पर्सन ही होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल दूं? सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल सुन लो, फटाफट सुन लो। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो मेरी सिस्टर या मेरी सिस्टर यूएस के अंदर इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है। उस समय मैंने फ्रेंड का एग्जाम्पल लिया था, मैं यहाँ पे सिस्टर का ले रहा हूँ। मेरी सिस्टर, क्योंकि वो रिलेटेड पर्सन हो गई ना, वो रिलेटेड पर्सन हो गई। मेरी सिस्टर यूएस के अंदर इंटीरियर डेकोरेटर है, ठीक है। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा, और ऑब्वियसली वो मेरी सिस्टर है, वो मेरे से पैसे थोड़ी लेगी, तो ठीक है। मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने बोला कि यार एक काम करना, मेरा जो ना दिल्ली में एक ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऑफिस है, तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया। तो और मैं इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज को मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ, तो क्या ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गई? यस। तो क्या जीएसटी लग जाएगा? हाँ, जीएसटी लग जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर आप अपने रिश्तेदारों से इंपोर्ट करवा रहे हो सर्विसेज तो फिर तो जीएसटी लग जाएगा, बट अगर आप फ्रेंड से करवा रहे हो के फ्री में तो जीएसटी नहीं है।